हेलो एवरीवन। आज है 14th ऑफ अप्रैल और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 14th ऑफ अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था भारत और भूटान ने पुंसाक्शु टैरिफ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जैव विविधता और पर्यावरण की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आरोग्यवन पहल की शुरुआत करी है। जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया रणवीर सिंह को। अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटका टॉप पर है। हाल ही में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट 2026 जारी करी है। सरस्वती सम्मान मिला है राम कुमार मुखोपाध्याय को और 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की 199 नंबर की जयंती मनाई गई, जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी। अभी हाल ही में यूएन कमेटी ऑन आइकॉनिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स के लिए नियुक्त की गई प्रीति सरन और अमेरिका ईरान युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने वाला पहला भारतीय ध्वज वाला पोत ये बना है जग विक्रम। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, मशहूर गायिका जो कि है आशा भोसले जी, इनका निधन 12 अप्रैल 2026 को हो गया है। इनमें से कौन से अवार्ड है जो कि इन्हें मिल चुके हैं? तो देखिए, रिसेंटली आशा भोसले जी जो कि मशहूर गायिका रही है भारत की, इनका जो निधन हुआ 12 अप्रैल को, तो इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, पद्म विभूषण मिला और महाराष्ट्र भूषण। इन तीनों ही अवार्डों से ये नवाजी जा चुकी हैं। अब आप समझिएगा, है तो ये क्वेश्चन ऑबिचरी का यानी कि निधन का है, लेकिन एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अब से 2 साल पहले जब इनकी बड़ी दीदी लता मंगेशकर जी जो कि भारत की स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती है, इनका जब निधन हुआ था और उस साल जो आपके एग्जाम्स हुए थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनसे रिलेट करते हुए काफी सारे फैक्ट्स एग्जाम का पार्ट बने थे। जैसे एक मुझे याद आ रहा है कि हाल ही में लता मंगेशकर जी का निधन हुआ, इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है, जैसे कि स्वर कोकिला मैंने बताया। फिर हाल ही में लता मंगेशकर जी का निधन हुआ, इन्हें भारत रत्न की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? तो 2001 में। तो ऐसे कुछ फैक्ट्स जो एग्जाम का पार्ट बनते हैं। अभी रिसेंटली आशा भोसले जी का निधन हुआ, इन्हें इन तीनों ही अवार्डों से सम्मानित किया गया है। 92 वर्ष की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली है। इन्हें कई मेडिकल इश्यूज थे और मल्टी ऑर्गन फेलियर यानी कई अंग फेल होने के कारण इनका निधन हुआ है। तो इन्हें पद्म विभूषण मिला था 2008 में, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2000 में, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021 में मिला था। ठीक है, अब यहां से और क्या आप रिलेट कर सकते हैं? देखिए, जो पद्म विभूषण है ये भारत सरकार का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। पहला कौन सा है? भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्मश्री। महाराष्ट्र भूषण महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सर्वोच्च सम्मान है। फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड है। इन्होंने कई जगह अभिनय में भी काम किया है। तो इनके सभी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की यहां पर मैंने एक स्लाइड ऐड कर दी है। मुंद्रा पोर्ट किस राज्य में स्थित है जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बना है? तो इसकी लोकेशन हो जाएगी गुजरात में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मुंद्रा पोर्ट गुजरात राज्य के कच्छ जिले में है और ये भारत का सबसे बड़ा निजी यानी कि प्राइवेट और व्यावसायिक बंदरगाह है, यानी कि कमर्शियल पोर्ट है। और हाल ही में चेन्नई को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब बना है ये। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वारा संचालित ये जो पोर्ट है, ये अपने रोरो यानी कि रोल ऑन रोल ऑफ टर्मिनल के माध्यम से 100 से अधिक देशों में वाहनों का एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर मुंद्रा पोर्ट की लोकेशन याद रखनी है, किस कारण चर्चे में आया और कौन कौन से ऑटोमोबाइल या एक्सपोर्ट किनका किनका करता है। तो मारुति सुजुकी, निशान, टोयोटा, इन प्रमुख वाहनों का एक्सपोर्ट इसके माध्यम से किया जाता है। अब यहां से गुजरात के फैक्ट तो हम नहीं देखेंगे, आप सभी को मालूम है कि ये तटीय राज्य है भारत का गुजरात। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में गिर वंसदा ब्लैक बक मरीन नेशनल पार्क है। यहाँ जामनगर है जहां दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनेगा और यहीं पर वंतारा यूनिवर्सिटी शुरू होने जा रही है अनंत अंबानी की पहल पर। ये तो बेसिक फैक्ट हुए। आज हम कुछ स्टैटिक पोर्शन में मेजर सी स्पोर्ट्स इन इंडिया ये डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि गुजरात का कांडला पोर्ट, जो पहले दीनदयाल पोर्ट इसका मतलब
नाम चेंज हुआ था। महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है। गोवा में मारमुगाव पोर्ट है, कर्नाटका में मैंगलोर पोर्ट है, केरला में कोच्चि पोर्ट है, तमिलनाडु में चेन्नई पोर्ट है, एन्नोर पोर्ट है, तूतीकोरिन पोर्ट है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट है, ओडिशा में पारादीप पोर्ट है, वेस्ट बंगाल में हल्दिया कोलकाता पोर्ट। अच्छा, ओडिशा का हो गया पारादीप। ये कुछ मेजर पोर्ट्स है जो कि आपको रिलेट करने हैं ईस्टर्न कोस्ट पर और वेस्टर्न कोस्ट पर। सवाल तीसरा है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हाल ही में किस भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण जारी किया? अप्रैल के महीने में हाल ही में इनके द्वारा सिंधी भाषा में भारत का संविधान जो है इसका नया एडिशन रिलीज कर दिया गया है, जिसमें संविधान को देवनागरी और फारसी दोनों लिपियों में प्रस्तुत किया गया है। तो अभी जो सिंधी भाषा दिवस मनाया गया अप्रैल में, 10 अप्रैल को ये रिलीज किया गया है। और इसका महत्व क्या है, तो आजादी के बाद पहली बार सिंधी भाषा में संविधान का नया एडिशन प्रकाशित किया गया है। इसका पर्पस है भाषाई विविधता का सम्मान करना और नागरिकों के लिए अपने अधिकार को समझना आसान बनाना। मतलब कि जो हमारा संविधान है ये अब सिंधी लैंग्वेज में भी पढ़ा जा सकेगा। अब इसके एडिशनल जानकारी में मैंने ऐड किया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया है। इसे 1961 में 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऑफिशियली तौर पर शामिल किया गया था। और मूल रूप से 8वीं अनुसूची में यदि बात करें ना, तो मूल रूप से 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन अभी देखा जाए तो 22 भाषाएं हैं। इसमें से ना कौन कौन से संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई? एक तो 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपने देख लिया सिंधी भाषा को ऐड किया गया। फिर इसमें जो 71 नंबर का अमेंडमेंट था 1992 का, इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को ऐड किया गया था। 92 नंबर का अमेंडमेंट था 2003 का, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को ऐड किया गया था। तो ये एडिशनल फैक्ट आपको रिलेट करके याद रखना है। चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। हाल ही में निज़ार अहमदी को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में गल्फ कंट्री इराक के नए राष्ट्रपति नियुक्त कर दिए गए हैं। इराकी संसद ने दूसरे दौर के मतदान में 227 वोट इन्होंने हासिल किए और देश का नया राष्ट्रपति चुना है। वह कुर्दिस्तान पेट्रियाटिक यूनियन पार्टी के नेता और पूर्व पर्यावरण मंत्री भी रह चुके हैं। इराक की कैपिटल बगदाद करेंसी इराकी दिनार हो जाएगी। मैप के थ्रू लोकेशन देखेंगे तो ये ईरान से बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, ईरान जो भी चर्चे में भी था यहाँ हॉर्मुज स्ट्रेट के कारण। ये आप इराक की लोकेशन देखेंगे। आगे चलते हैं, कुछ राष्ट्रपतियों को रिविजन करें। राष्ट्रपति की स्लाइड तो मैंने जरूर ऐड करी है, लेकिन हालिया नियुक्त राष्ट्रपतियों का यदि हम डिस्कशन करें तो म्यांमार के मिन हाइंग बने हैं, चिली के जोस एंटोनियो कोस्ट, युगांडा के भी रिसेंटली बने योवरी मुसोवेनी, अर्जेंटीना के जेवियर मिलेई, मैक्सिको के क्लाउडिया शेनबाम, ताइवान के लाई चिंगते, वियतनाम के लुओंग कोंग, इजिप्ट के अब्दुल फतह अल सीसी, साउथ अफ्रीका का सिरिल रामाफोसा, रवांडा के पॉल कागामे, आइसलैंड के तो काफी टाइम हो गया हल्ला टॉमस डॉटर है, नामीबिया की नेटम्पू नंदी नदैतवा, शसल्स के पेट्रिक हरमनी, बोलीविया के रिगो पास, आयरलैंड के कैथरीन कोनोली। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? विजेता इसके कैलाश सत्यार्थी हो जाएंगे। नाम बिल्कुल आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। नोबेल पीस प्राइज विजेता है कैलाश सत्यार्थी। इन्हें 5वें नंबर का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया जाना है। उन्हें यह सम्मान समाज और बच्चों के कल्याण में इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए मिलने जा रहा है। पिछले टाइम का जो 4th एडिशन था, ये पुरस्कार जीता था उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला ने। अब आप समझेंगे कि लता मंगेशकर जी ये तो एक संगीतकार थी, लेकिन कैलाश सत्यार्थी का तो कोई भी लेना देना नहीं है संगीत से, तो इन्हें क्यों मिल रहा है? आप समझिए, वर्ष 2022 में भारत सरकार के द्वारा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की शुरुआत की गई थी उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए जो कि अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम करते हैं। तो सबसे पहले विजेता जो थे ये देश के प्रधानमंत्री ही थे, नरेंद्र मोदी जी। 2022 में सबसे पहली बार लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किए गए। जो दूसरा एडिशन था इसमें इनकी बहन आशा भोसले जी सम्मानित की गई। तीसरे एडिशन जो 2024 का रहा, अमिताभ बच्चन जी सम्मानित किए गए। चौथा एडिशन जो 2025 का रहा है, कुमार मंगलम बिरला सम्मानित किए गए।
ठीक है। कैलाश सत्यार्थी ये बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता भी रहे थे, ये भी इनका फैक्ट आपको याद रखना है। रिसेंट के अवार्ड्स का यदि हम डिस्कशन करें तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने सम्मानित किया है नीतम मानी को। चेतक स्क्रीन अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है धुरंधर मूवी के लिए आदित्य धर ने। एनबीसीसी अवार्ड मिला है अरुंधति रॉय को। एबल प्राइज मिला है गेड फांडसन को। प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज जीता जुपल्ली कृष्णा राव ने। ज्ञानपीठ अवार्ड वैरामथु। स्टॉकहोम जल पुरस्कार काव्य मदानी। सरस्वती सम्मान जीता बांग्ला लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय ने। संगीता कलानिधि सम्मान जीता है जयंती कुमारेश ने। वाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड जीता चंद्रकांत लहरिया ने। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण अवार्ड जीता ग्रासा माशेल ने। और भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान चंदना सिन्हा के नाम रहा है। सवाल छठवां है, कलई टू जल विद्युत परियोजना को भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को मजबूत करने के लिए किस राज्य में मंजूरी दी गई? तो ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। लगभग 14,000 करोड़ की लागत से ये जो 1200 मेगावाट की परियोजना है ये लोहित नदी पर निर्मित की जानी है। तो अंजौ जिला जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, जिस नदी पर निर्मित किया जाएगा लोहित नदी है। कैपेसिटी 1200 मेगावाट की है और हर साल लगभग 5000 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन ये कर सकेगी। और ये जो है इम्प्लीमेंटेशन किसके द्वारा किया जा रहा है? टीएसडीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी इसे ऑपरेट कर रही है। अरुणाचल प्रदेश जिसे उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है, राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू है, राज्यपाल केटी परनायक है। यहाँ पर जनजातियां जो मुख्य रूप से है मोनपा, तानी, ताई और नागा है। प्रमुख त्योहारों में लोसुंग, मोपिन और लोसार है। प्रमुख पर्यटन स्थल में तवांग का बौद्ध मठ काफी ज्यादा फेमस है। जीरो वैली, सेला पास, नाम दफा नेशनल पार्क। विशेष पहचान तो देखिए विविध आर्किड प्रजातियों के कारण इसे आर्किड स्टेट ऑफ इंडिया और वनस्पति से समृद्ध होने के कारण इसे वनस्पतियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया गया है खंडवा के पास में। ओडिशा में महानदी पर भारत का सबसे लंबा नदी बांध हीराकुंड बांध आपको रिलेट करना है। गुजरात में ताप्ती नदी पर एक परियोजना रिलेट कर सकते हैं, उकाई परियोजना। हालांकि गुजरात में नर्मदा नदी पर भी काफी डैम बने हैं, कोई एक एग्जांपल आप दीजिए। हालांकि 2-3 है, कोई एक एग्जांपल भी नर्मदा नदी पर बने डैम का दे सकता है तो जरूर बताएं। गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है। केवड़िया में सरदार पटेल की प्रतिमा है। ये निम्नलिखित में से किस देश में 9वें नंबर का हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो रिसेंटली इसकी मेजबानी की है मॉरिशस ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो 9वें नंबर का हिंद महासागर सम्मेलन मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस में आयोजित किया गया 10 से 12 अप्रैल तक, जिसमें कि भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। और इस बार की थीम रही है हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक नेतृत्व, यानी कि कलेक्टिव लीडरशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस। अब आप समझिए यहाँ पर हिंद महासागर सम्मेलन, इंडियन ओशन से जो देश बॉर्डर शेयर करते हैं ना, इनका ये समूह है। यहां से यदि आप देखें तो साउथ अफ्रीका हो गया, इधर ईस्टर्न कोस्ट लगे हुए देश जो है आपके अफ्रीका के, फिर इधर आपका यमन, ओमान वाला क्षेत्र, पाकिस्तान भी पार्ट है, भारत भी पार्ट है, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ये एशिया का पार्ट। फिर इधर अच्छा श्रीलंका भी है, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ईस्ट तिमोर, है ना। तो ये सभी इसके हिस्से में आ जाते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया भी इसका पार्ट है। तो यहाँ पर इसका मैप मैंने ऐड कर दिया ये बताने के लिए कि भारत भी इसका हिस्सा है। लास्ट ईयर ना ओमान के मस्कट में ये समिट आयोजित किया गया था। अभी होस्ट किसने किया है? मॉरिशस ने। अफ्रीका के मैप में यदि मैं दिखाऊं आपको, मॉरिशस की लोकेशन यहाँ देख पा रहे हैं। मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस, करेंसी मॉरिशियाई रुपए है। इसी देश ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया था। ये जो वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये मडागास्कर है। पहले अफ्रीका के इस हिस्से में सटा हुआ था, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक की घटना के कारण, प्लेट विवर्तनी की घटना के कारण ये अलग होते होते इंडियन ओशन में चला गया। ये पूरा इंडियन ओशन वाला पार्ट है। इंडियन ओशन जिसे आप हिंद महासागर कहते हैं, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक ओशन, दूसरा अटलांटिक ओशन, तीसरा इंडियन ओशन। और इंडियन ओशन का सबसे गहरा बिंदु जावा या सुंडा ट्रेंच आपको रिलेट करना है। भारत जो है ये इस साल रायसीना डायलॉग की 11वीं बैठक की मेजबानी करने जा रहा है।
इसके अलावा अमेरिका इस साल G20 होस्ट करेगा। फ्रांस इस साल G7 होस्ट करने जा रहा है। याद रखें, भारत G20 का तो मेंबर है, G7 का नहीं है। सवाल 8वां है, लॉरा कार्डोसो ये किस टीम से संबंधित है जो कि अंतरराष्ट्रीय T20 मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी? तो इनकी कंट्री है ब्राजील। ब्राजील की 21 वर्षीय जो तेज गेंदबाज है लॉरा कार्डोसो, ये अंतरराष्ट्रीय T20 मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली, पुरुष या महिला दोनों में यदि हम कंपेयर करें तो पहली क्रिकेटर बनी है। 10 क्रिकेटर ही खेलते हैं, मतलब कि 10 विकेट में से समझ लीजिए 9 तो यही ले गई। ऐसा कीर्तिमान हासिल करने वाली ये पहली क्रिकेटर बनी। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं भाई? 11 होते हैं। 10वां विकेट गिरा मतलब कि ऑल आउट हो गया। ब्राजील की यदि बात की जाए तो ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। कैपिटल इसकी ब्राजील या करेंसी रियल है। राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। अभी हाल ही में प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन जो था COP15, ये इसने होस्ट किया है। चर्चे में रही अमोंडोवा जनजाति ब्राजील की है। राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा अभी हाल ही में G20 के एजेंडे पर चर्चा करने के लिए भारत आए थे। 29 साल की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड बिलियनियर बनी है ब्राजील की लुआना लोप्स लारा। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में निवेश करने वाला ये पहला देश है। 7 सितंबर को स्वतंत्रता दिवस मनाया। लास्ट ईयर का ब्रिक्स और COP30 दोनों ही ब्राजील ने होस्ट किया। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जी की पहली आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहां पर? तो देखिए, इनकी जो पहली प्रतिमा रही है रिसेंटली आयोजन इसका मतलब उद्घाटन इसका सिएटल में किया गया। सिएटल ये अमेरिका में ही स्थित एक शहर है। सिएटल के डाउनटाउन में स्थित वेस्ट लेक स्क्वायर में स्थापित किया गया है, जो कि एक प्रसिद्ध सार्वजनिक स्थल, एक पब्लिक स्पेस है। ये प्रतिमा सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संस्कृति संबंध परिसर द्वारा भेंट की गई थी और ये भारत अमेरिका सांस्कृतिक कूटनीति और विवेकानंद के सार्वभौमिक बंधुत्व के संदेश का प्रतीक है। आपको मालूम होगा ये 1861 में शिकागो गए थे। अच्छा, यहाँ माफ कीजिएगा, 1861 नहीं, ये हो जाएगा आपका 1893, ये करेक्ट ईयर है। 11 सितंबर 1893 को ये अमेरिका के शिकागो में आयोजित जो विश्व धर्म सम्मेलन था, यहाँ पर पार्टिसिपेट करने गए थे, जहां इन्होंने अपना प्रसिद्ध ऐतिहासिक भाषण दिया था, जो कि आज भी चर्चा का विषय है। इनके बारे में आप पढ़ते भी होंगे, है ना। सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका के साथ इन्होंने अपने भाषण की शुरुआत करी थी और इनसे रिलेटेड जो ये फैक्ट है आपने स्कूल टाइम में काफी पढ़ा होगा। इन्हीं के सम्मान में भारत में 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके द्वारा एक कही हुई लाइन है जो मैं बहुत बिलीव करती हूँ उसमें, और सच माने तो ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है। इनका एक कथन है कि आपकी सोच जो है, आपकी जो सोच यही सच बन करके सामने आती है। मतलब जैसा आप सोचते रहते हैं वही रियल लाइफ में आपके साथ होने लगता है। और ये बात सच मानिए, कहा जाता है ना कि भूल करके भी अपने बारे में निगेटिव नहीं बोलना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए। पॉजिटिव ना बोलो, मत बोलो, निगेटिव भी मत बोलो, एटलीस्ट सोचना शुरू कीजिए। आप लोगों ने इमेजिनेशन के बारे में पता नहीं कितना पढ़ा है, कितना सुना है, लेकिन आप ये समझिए कि आप जो चीज कंटिन्यू सोचते रहते हैं ना दिमाग में, जैसे कि मान लीजिए ये एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो आप उसे क्वेश्चन मार्क लगा करके ना देखें, आप खुद में ये फील करें, मतलब ऐसा लाइफस्टाइल आप करें कि हाँ ये एग्जाम तो मेरा क्लियर हो चुका है और उसी हिसाब से मैं अपनी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, उसी हिसाब से सारी चीजें चल रही हैं, और ये मान के चलिए, और ये सच में लाइफ में आपके साथ होती चली जाएंगी। और ये एक्सपेरिमेंट करते मेरे साथ मुझे लगता है 6 से 7 साल हो गए। जैसा जैसा हम सोचते जाएंगे, जैसा जैसा हमारे दिमाग में चीजें आएंगी, सेम वो चीजें हमारे आउटर वर्ल्ड में क्रिएट होते जाती हैं। यदि आपको बिलीव ना हो, कुछ समय करके देखिए, आप कुछ समय ये सोच के देखिए, सिर्फ अच्छा सोच के देखिए, ये होंगी चीजें, ट्रस्ट मानिए, ये होती है, 100% होती है। 10वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य को 42 माओवादी कार्यकर्ताओं के आत्मसमर्पण के बाद नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया? तो अभी हाल ही में तेलंगाना नक्सल फ्री डिक्लेयर हो चुका है। इसकी घोषणा बी श्रीधर रेड्डी ने की। हमने दिसंबर के महीने में देखा था कि मध्य प्रदेश नक्सलवाद यानी कि नक्सल मुक्त हो चुका है। फेब के महीने में बिहार को पढ़ा। अप्रैल के महीने में तेलंगाना ने नक्सल मुक्त की घोषणा कर दी है, जिसकी राजधानी हैदराबाद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। अप्रैल के ही महीने में तेलंगाना सरकार ने कैंसर को ऑफिशियली तौर पर नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है। इसने भू भारती पोर्टल लॉन्च किया। भारत का सबसे बड़ा इनलैंड रिमोट ट्राउट फॉर्म इसने लॉन्च किया। रायतु भरोसा स्कीम, राज्य युवा विकास योजना,
समक्का सरक्का फेस्टिवल और तेलुगु भाषा को अपने सभी सरकारी स्कूलों में कंपलसरी किया है तेलंगाना ने। मैंने कल आपसे पूछा था म्यांमार के राष्ट्रपति कौन चुने गए, मेन आंग हाइंग राइट आंसर था। आज का सवाल है केंद्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर एनसीईआरटी को इनमें से कौन सी मान्यता दे दी है। तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।